सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में मैंने आपको मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे और उन्हीं में से आना है, उसका ये सेकंड पार्ट है। आप ये दोनों पार्ट कर लीजिए और आराम से अपना पेपर लिख कर आइए। सो इसमें क्वेश्चन है, हाउ डज अ नॉवल डिपिक्ट अ हार्श रियलिटी ऑफ एनी सोसाइटी। एक जो नॉवल है वो सोसाइटी की हार्श रियलिटी कई सारे तरीक़ों से डिपेक्ट कर सकती है, जैसे कि नरेटिव टेक्निक, कैरेक्टर डेवलपमेंट, थीमेटिक एक्सप्लोरेशन, जहाँ वो एक इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्शन बनाती है रीडर्स के बीच में और डिफ़िकल्ट एक्सपेक्ट को डिस्कस करती है वर्ड के। इसका फर्स्ट पॉइंट है कैरेक्टराइजेशन ऑफ स्ट्रगलिंग इंडिविजुअल। नॉवल हमेशा फोकस करती है ऐसे करेक्टर पे जिन्होंने इंटेंस पर्सनल और सोशल स्ट्रगल फेस किए हों। ये करेक्टर होते हैं मार्जिनलाइज्ड, ऑब्सेस्ड और एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए जो हाईलाइट करते हैं किसी सोशल इनजस्टिस को। ये जो नॉवेल्स होते हैं ना, ये एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, जो ये स्ट्रगल करेक्टर का शो करती है। मतलब जो स्ट्रगल एक करेक्टर कर रहा है, उसका इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है उस पर, वो ये शो करती हैं। और सोसाइटीज़ के जो इशू हैं जैसे पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, वायलेंस, उनको दिखाती हैं। अब इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है, अगर आपको एग्जाम्पल याद हो जाते हैं आप लिख कर आइए। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए, बट अगर नहीं होते तो भी कोई नहीं। सेकंड पॉइंट है रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ पॉवर्टी, वायलेंस एंड ऑब्सेशन। नॉवेल्स जो हैं वो फोकस करती हैं सोसाइटल इशू पे, और जो ऑफन टाइम वो प्रेजेंट करती है ग्राफिक और स्टार्क पोर्ट्रे की बेसिस में, जैसे कि पॉवर्टी, वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशंस। This depiction are used to demonstrate the harshness and often brutal nature of social inequalities. ये जो depictions होते हैं ना, ये कई बार दिखाते हैं कि कितनी harshness या brutal nature है, social inequalities कितनी ज़्यादा हैं, वो सब ये दिखाई जाती हैं। इसका भी एग्जाम्पल हमने लिया है। देन थर्ड है एक्सप्लोरिंग सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चरल इश्यूज। Novel often shows how social structures and systems such as political system, class division and racial discrimination are designed to maintain power imbalance and keep certain group at a disadvantage. ये जो novels है ना, वो दिखाती हैं कि किस तरीके से एक social structure या पूरा system भी बना रखा है, जैसे political system या class division या racial discrimination बना रखा है, जहाँ पे एक imbalance create किया जाता है पावर का और कुछ ग्रुप को डिसएडवांटेजेस में रखा जाता है। ये सिस्टम फोकस करते हैं कि किस तरीके से कुछ लोगों को के ऊपर डोमिनेट किया जाए। ये नॉवेल्स रिवील करती हैं जो इनजस्टिस सोसाइटी में हो रहा है और डेमोस्ट्रेट करती हैं कि कैसे इंडिविजुअल का करेक्टर पावरलेस बन जाता है इन लार्ज फोर्सेस के खिलाफ। फॉर द यूजेस ऑफ सिम्बलाइजेस एंड मेटाफर, ऑथर कई बारी सिम्बल्स एंड मेटाफर्स का यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए सोसाइटी की हार्श रियलिटी को, ताकि जो रीडर है वो डीपली अंडरस्टैंड कर सके सोशल इश्यूज़ को। और ये जो सिम्बल्स और मेटाफर होते हैं, इनकी हेल्प से रीडर को आसानी होती है इंटरप्रेट करने के लिए जो भी सारी इनडायरेक्ट चीज़ें या इनडायरेक्ट इनजस्टिस हो रहा है उस सब को, और एक सोसाइटी में इंडिविजुअल कितना सफ़र कर रहा है उस सब को समझने में। देन है कॉन्ट्रास्टिंग आइडियलिज्म विद रियलिटी। कुछ नॉवेल्स जो हैं वो कॉन्ट्रास्ट करेक्टरिस्टिक दिखाती हैं कि आइडियलिस्टिक होप क्या है या ड्रीम क्या है कैरेक्टर का, कि वो कुछ बनना चाहता है, वो कुछ अचीव करना चाहता है, और किस तरीके से जो सोसाइटी की हार्श रियलिटी है उसके लिए सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रही हैं, और वो एक टेंशन क्रिएट कर रही हैं जिसकी वजह से वो अपनी चीज़ें अचीव नहीं कर पा रहा है। तो ये एक डिसइल्यूजनमेंट सामने आता है इस कॉन्ट्रास्ट से, और ये हाईलाइट करता है सोसाइटल फॉलिंग को दैट प्रिवेंट इंडिविजुअल फ्रॉम अचीविंग देयर एस्पिरेशन। देन आता है नरेटिव टोन एंड स्टाइल। जो टोन एंड राइटिंग स्टाइल है नॉवल का, वो कई बारी बताता है कि किस तरीके से जो हार्श रियलिटी है सोसाइटी की, वो लोगों के सपने तोड़ देती है, लोगों की उम्मीदें तोड़ देती है। अ प्लीक सॉम्बल और ग्लीटी टोन कैन सेट द मूड फॉर अ स्टोरी दैट एड्रेस अ सीरियस एंड पेनफुल सब्जेक्ट। जो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, इमोशनल डेप्थ और रियलिस्टिक डायलॉग यूज़ किया जाता है, जो कि हार्शनेस लेके आता है सोसाइटल कंडीशन में, वो रीडर को और ज़्यादा जो है कनेक्शन फील कराता है करेक्टर के साथ। देन डायलॉग एंड इंटरेक्शन। जो डायलॉग और इंटरेक्शन करेक्टर के बीच में होता है, वो उसके हेल्प से नॉवल रिफ्लेक्ट करता है पावर डायनेमिक्स, प्रिजुडाइज एंड क्लास डिस्पैरिटी प्रेजेंट इन अ सोसाइटी। इस तरीके से
the way characters speak to each other, the kind of relationship they form, and the conflict they experience all serve as a reflection of social reality. जो रिलेशनशिप एक कैरेक्टर्स के बीच में होती है, या फिर जिस तरीके से कैरेक्टर एक दूसरे को एड्रेस कर रहे होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में हो रहा होता है, वो बताता है कि क्या सोसाइटी की रियलिटी है और किस तरीके से लोग रह रहे हैं. डिपिक्ट ऑफ ह्यूमन सफरिंग. वन ऑफ द मोस्ट डायरेक्ट वे अ नॉवल कैन डिपिक्ट द हार्श सोसाइटल रियलिटी इज थ्रू द सफरिंग एक्सपीरियंस बाय कैरेक्टर. एक जो सबसे डायरेक्ट वे है ना, जिससे जो नॉवल है वो सोसाइटी की हार्श रियलिटी को दिखाता है, वो होता है कैरेक्टर की सफरिंग को. वो कैरेक्टर को उस सिचुएशन में रख के आपको दिखाता है कि किस तरीके से वो सफ़र कर रहा है, फिजिकल पेन झेल रहा है, इमोशनल ट्रॉमा झेल रहा है, एग्जिस्टेंट डिस्पेयर झेल रहा है. ऑथर जो है वो तरह तरह के कैरेक्टर्स को यूज़ करता है, उनकी सफरिंग को शो करता है, एक्सपोज करने के लिए जो इनजस्टिस वो फेस कर रहे हैं. देन ये क्वेश्चन है, हाउ डज आनंद मठ डिपिक्ट द नेशन एज अ मदर. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो आनंद मठ था, उसने नेशन को एक माँ की तरह डिपिक्ट किया है, जिन्होंने जो बहुत ही डीपली सिम्बॉलिक और इमोशनल फ्रेमवर्क शो करता है. ये जो पोर्ट्रे है, ये हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर और रिलीजियस कॉन्सेप्ट है इंडिया का, उससे बिल्कुल अलाइन करता है. हमारा जो कल्चर है वो ये कहता है कि जो नेशन है, हमेशा हमने उसे इस तरीके से देखा है, जो प्रोटेक्टिव या स्केयर्ड फिगर है, ठीक है, मतलब पूजनीय फिगर है. और जो रिप्रेजेंटेशन भारत माता की कही है, भारत माता मतलब द मदरलैंड, आनंद मठ में, वो बहुत ही आइकॉनिक है और इन्फ्लुएंटल है इंडिया के नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ भारत माता, जो कॉन्सेप्ट है भारत माता का, वो बहुत ही पावरफुल एक इमेज जो है वो आनंद मठ ने क्रिएट किया है भारत को एज अ मदर गॉडेस, जो सिंबलाइज करती है नेशन को. और नेशन के फ्रीडम स्ट्रगल में हमने इसे इस तरीके से पोर्ट्रे किया है कि ये लोगों का धर्म है कि वो नेशन को सर्व करे, क्योंकि वो अपनी माँ को सर्व कर रहे हैं. और क्योंकि बच्चों का धर्म होता है कि वो अपनी माँ का ध्यान रखे, तो इसलिए हमें अपने नेशन को प्रोटेक्ट करना है. इस तरीके से कनेक्शन बिल्ड करा है. मदर एज अ सोर्स ऑफ लाइफ एंड सस्टेन. नॉवल के अंदर नेशन को एक मदर की तरह पोर्ट्रेट किया है, जो कि सोर्स है सारी अच्छाई की, सारी चीज़ों का, और उन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत ही वर्थ इट है. मतलब क्योंकि हम अपनी ऐसे दिखाए कि हम अपनी माँ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक कनेक्शन बिल्ड करके चीज़ें डेवलप करी है. मदर फिगर नरिश हर चिल्ड्रन द सिटीजन एंड प्रोवाइड देम विद द वैल्यू कल्चर आइडेंटिटी दैट शेप देयर एग्जिस्टेंस. यहाँ पे मदर फिगर को ऐसे दिखाया है कि मदर फिगर जो है वो अपने बच्चों को, मतलब अपने सिटीजन्स को सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, वैल्यू, कल्चर, आइडेंटिटी, और उनके एग्जिस्टेंस को शेप करती है. तो अगर आप मदर लैंड के लिए कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वो बहुत ही पुण्य का काम है. इस तरीके से चीज़ें दिखाई हैं. सेक्रीफाइस एंड पेट्रोटिज्म. जो कैरेक्टर है आनंद मठ का, उन्होंने डिपिक्ट है सेक्रीफाइसिंग देयर पर्सनल डिज़ायर. आनंद मठ जो कैरेक्टर है, कल्याणी वाला जो चीज़ें हैं वो मैंने पार्ट 1 में बताई हैं कल्याणी के बारे में. तो आनंद मठ में जो कल्याणी को दिखाया है कि वो एक सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर है, और वो सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार है, सिर्फ अपना कंफर्ट, अपनी पर्सनल डिज़ायर, सब कुछ, ताकि वो अपने माँ के लिए, मतलब मदरलैंड के लिए काम कर सके. मतलब एक मॉरल फाउंडेशन और सेल्फिशनेस बिल्ड करी है. इमेजनरी ऑफ गॉडनेस दुर्गा. उन्होंने माँ को डायरेक्ट, भारत माँ को एक दुर्गा माँ की तरह दिखाया है, जो पावर का रिप्रेजेंटेशन है, जो राइटनेस का रिप्रेजेंटेशन है, और वो डिफीट करती है किसी भी बुरी चीज़ को, बुरी शक्ति को. ये जो कनेक्शन है वो इम्प्लीफाई करता है मैटरनल इमेज को नेशन की, एज वन नॉट ओनली न्यूट्रलाइज बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्टिव. जस्ट एज दुर्गा इज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ ईवल एंड प्रोटेक्टर ऑफ हर चिल्ड्रन, द नेशन टू इज सीम एज अ एंटिटी दैट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेज. जैसे कि दुर्गा को दिखाया जाता है कि दुर्गा माँ जो है वो हमेशा ईवल से अपने बच्चों को बचाती है, उसी तरीके से भारत माँ को दिखाया गया है कि भारत माँ, मतलब हमारा जो नेशन है, वो प्रोटेक्ट करता है अपने सिटीजन्स को किसी भी ईवल से और एक्सटर्नल इंटरनल पावर से, कोई भी थ्रेटन से. देन नेशनलिस्ट हाइम वंदे मातरम. आपने सबको पता होगा कि वंदे मातरम आनंद मठ में लिखा गया था. वंदे मातरम एक सॉन्ग है जो कहता है कि आई बो टू द मदर द नेशन एज अ मदर, जहाँ पे नेशन को एज अ मदर दिखाया है. ये जो पोएम है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी, और ये दिस बिकम द रेलिंग क्राई फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में वंदे मातरम गाया जाता था, और ये दिखाता है कि नेशन एक माँ है, और उस फिगर को, मतलब उसकी पूजा के लिए एक सॉन्ग ऐसे लिखा गया है. बार बार वंदे मातरम कहने से एक सेंस ऑफ कनेक्शन डेवलप होता है लोगों में कि हाँ, हम अपनी माँ से प्यार करते हैं, हम उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं. देन पेट्रियोटिक ड्यूटी एज अ पैटर्नल कॉल. आनंद मठ, द कॉल टू एक्शन फॉर फ्रीडम इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज इट मेटर्नल कॉल. आनंद मठ में ये कहा गया है कि अगर आप
अगर आप इंडिपेंडेंस के लिए आ रहे हैं तो ये कोई पॉलिटिकल या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपकी, बल्कि ये है कि आपकी माँ आपको बुला रही है, आपको डिवोशन और लॉयल्टी शो करना चाहिए, जिसकी हेल्प से लोगों ने ये समझा कि ये हमारा कोई भी इसलिए नहीं कर रहे हम क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस मतलब एक पॉलिटिकल रीज़न है या कुछ, उन्हें ये चीज़ समझ आई हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी माँ को बचाना चाह रहे हैं। और जहाँ माँ की बात आती है वहाँ लोग मतलब इमोशनल हो गए। द करेक्टर्स इन अ नोवेल आर नॉट ओनली मोटिवेटेड बाय द डिज़ायर फॉर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बट डीप इमोशनल एंड मोरल कमिटमेंट टू द मदरलैंड। और जो करेक्टर्स यहाँ पे शो किए गए थे उसमें ये नहीं दिखाया था कि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई पॉलिटिकल पावर चाहिए या कुछ और, वो इसलिए क्योंकि वो अपनी मदरलैंड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। नेशन अगर सफ़र कर रहा है या नेशन को कोई दिक्कत हो रही है तो मतलब उनकी माँ को कोई दिक्कत हो रही है। रीइंफोर्समेंट ऑफ कल्चर आइडेंटिटी, जो इमेजनरी मदरलैंड उन्होंने बनाई थी उसकी हेल्प से एक सेंस ऑफ कल्चर आइडेंटिटी और यूनिटी लोगों में जागी और मदर फिगर को सिंबलाइज किया एज अ नेशनल रिच कल्चर हेरिटेज। और उनको प्रिजर्व करने के लिए लोगों ने बहुत मतलब स्पिरिचुअली कनेक्ट होकर काम किया। जेंडर रिप्रेजेंटेशन, जेंडर पोर्ट्रे ऑफ नेशन एज अ मदर ऑल्सो प्ले अ ट्रेडिशनल इंडियन व्यू ऑफ वुमेनहुड एज अ सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस, सेल्फिशनेस एंड न्यूट्रिटी। अब क्योंकि उन्होंने भारत माँ ही कहा, मतलब भारत को एज अ फादर फिगर ना करके उन्होंने एक जेंडर रोल की तरह से यूटिलाइज़ किया कि जेंडर मतलब वुमेन, क्योंकि वुमेन का रोल हमेशा हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में भी ये रहा है कि वुमेनहुड मतलब सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस, सेल्फिशनेस एंड न्यूट्रेंसेंस। देन आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप ऑफ द नॉवल आज़ादी। नॉवल आज़ादी को मैं पार्ट 1 में पढ़ा चुकी हूँ। ये क्वेश्चन मतलब इसमें वही कंटेंट लिखा जाना है। अगर आपको इसकी हेडिंग देखनी है या आपको इसे डीप में पढ़ना है तो आप वीडियो रोक के इसे पढ़ सकते हैं। मैं इसका कंटेंट आपको दिखा रही हूँ, बट मैं ऑलरेडी इस चीज़ को समझा चुकी हूँ, चीज़ें वही लिखनी है, थोड़ा बहुत चेंज करना है बिकॉज ऑफ क्वेश्चन डिमांड। तो मैं इसे दोबारा नहीं समझा रही क्योंकि अगर मैं इसे समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी पार्ट 1 में बता दिया है तो कोई मतलब नहीं है इस चीज़ को दोबारा बताने का। आप देख लीजिएगा इसे, इसके सारी हेडिंग्स हैं, कंटेंट है, आपको पढ़ना है। आराम से वीडियो रोकिए और आराम से इसे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। देन आ जाता है नॉवल इज़ अ फिगमेंट ऑफ राइटर इमेजिनेशन कमेंट। ये जो स्टेटमेंट है कि नॉवल एक फिगमेंट है राइटर इमेजिनेशन का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिखाता है क्रिएटिव नेचर को नॉवल राइटिंग की, कि नॉवल राइटिंग कितना क्रिएटिव नेचर है। नॉवल जो है वो एक लिटरली फॉर्म है जो राइटर को फ्रीडम देती है कि वो किसी भी स्टोरी को, कैरेक्टर को, इवेंट को अपने दिमाग के हिसाब से बना सके, जो भी उसने थॉट एक्सपीरियंस किया है वो सब कुछ बता सके। क्रिएशन ऑफ फिक्शनल वर्ड, नॉवल अलाउ करती है राइटर को कि वो एक फिक्शनल वर्ड क्रिएट कर सके जहाँ पे उसकी खुद की इमेजिनेशन ही हो, मतलब अपनी सिर्फ इमेजिनेशन के बेसिस पे एक नई दुनिया क्रिएट करने की पावर वो उसको देती है। एक्सप्लोरेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, नॉवल जो है वो सिर्फ स्टोरी नहीं बताती है बल्कि कोई एक डीपर आइडिया, कोई इमोशन या फिलोसफिकल थीम कन्वे करने की कोशिश करती है। राइटर अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके इन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक्सप्लोर करता है, जैसे फ्रीडम, लव, आइडेंटिटी, मोरालिटी और मैनी मोर। देन रिफ्लेक्टिंग द ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो प्लॉट और कैरेक्टर नॉवल में यूज़ किए जाते हैं भले ही वो इमेजनरी होते हैं बट कहीं ना कहीं वो एक रियल ह्यूमन इमोशनल एक्सपीरियंस और सोशल रियलिटी को दिखा रहे होते हैं। देन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इमेजिनेशन राइटर को फ्रीडम देती है कि वो सारी बाउंड्रीज़ को तोड़ के जो भी उसे बताना है, जो भी रियलिटी उसे कन्वे करनी है, जो भी इमोशन उसे कन्वे करना है, जो भी चीज़ उसे बोलनी है वो बोल सकता है, चाहे वो उसका फैंटेसी हो, साइंस फिक्शन हो, कुछ भी हो, अल्टरनेटिव रियलिटी, एक नया वर्ड भी क्रिएट करना चाहे ना तो कर सकता है। देन आता है सिम्बोलिज्म एंड मेटाफोर, राइटर्स जो है, राइटर्स इमेजिनेशन ऑफन ब्रिंग सिम्बोलिज्म एंड मेटाफोर इन अ रिलेटिव। क्या होता है कि राइटर जो है अपनी इमेजिनेशन के अंदर हमेशा मेटाफर का यूज़ करते हैं, जहाँ पे वो किसी एक इवेंट को सेट करते हैं, इवन कैरेक्टर को किसी और चीज़ के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। इमोशनल इम्पैक्ट, नॉवल इमोशन एंड प्रोवोक थॉट इवन थो they are not real in a literally sense. The imaginary scenario in novel create a deep emotion response in readers, whether joy, fear, etc. देखो, भले ही नॉवल के अंदर हमारी चीज़ें रियल ना हो बट एक तरीके से जब एक रीडर नॉवल को पढ़ता है तो नॉवल इस तरीके से लिखी गई होती है कि एक सेंस ऑफ कनेक्शन बन जाता है जिसकी वजह से इमोशंस प्रोवोक होते हैं और
थॉट डेवलप्स होते हैं। अगर नॉवल में कोई चीज़ लिखी है तो वो एक इमोशनल इम्पैक्ट डालती है और एक इमोशनल रिस्पॉन्स क्रिएट करती है रीडर के माइंड में, चाहे वो सोरो हो, जॉय हो, फियर हो या होप हो। इन्फ्लुएंस ऑफ इमेजिनेशन ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़, कई बार ये जो राइटर हैं वो अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके कमेंट करते हैं या क्रिटिक करते हैं सोसाइटी और पॉलिटिक्स को। नॉवल की हेल्प से हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है नॉवल ने किसी भी इंसान की, मतलब लोगों की पब्लिक थॉट्स को शेप करने में, उनका परसेप्शन बनाने में। देन फिक्शनल इवेंट एंड करेक्टर, नॉवल हैज़ द फ्रीडम टू क्रिएट इवेंट दैट मे नेवर हैपन इन अ रियल लाइफ एंड करेक्टर और मे नॉट एग्जिस्ट। नॉवल के पास इतनी पावर है कि वो कोई ना ऐसा इवेंट भी बना सकता है जिसका कोई मतलब ही ना हो, जो शायद कभी पॉसिबल ही ना हो पाए। जैसे कि एनीवेटोर, डोरेमोन का एग्जाम्पल ले लो, शायद ये चीज़ कभी पॉसिबल ना हो कि आपके पास ऐसा कोई रॉबर्ट हो या ये चीज़ हो, बट नॉवेल्स, कैरेक्टर्स कुछ भी बन सकती है। यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है, बाकियों में था। वेल इमेजिन इफ टेक ऑफ द यू हैव पर्सनालिटी, क्विक एंड डिज़ायर, मतलब नॉवल के पास पावर होती है कि आप कुछ भी इमेजिनेशन वर्ड बना सकते हो अपने हिसाब से, जो चीज़ें कभी एग्जिट ना करती हो, कभी हो भी ना, आप उन्हें भी लिख सकते हो। अब आ जाता है हाउ डज रीडिंग नॉवल इन्फ्लुएंस अ रीडर रिस्पॉन्स टू हिज और हर सराउंडिंग, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। Reading novel can profoundly influence the reader response to their surrounding, as novel often a window to the new perspective, idea, emotional, and experience. Through the process of reading, person can gain a deeper understanding of human behavior, societal issue, and their own emotion, which in turn affect how they engage to the world. The impact of both intellectual and emotional. यहाँ पे पूछा है कि किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि नॉवल को रीड करके रीडर के दिमाग में एक रिस्पॉन्स बन जाता है अपनी सराउंडिंग को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बहुत रीडर अगर इस चीज़ को पढ़ता है नॉवल को, तो उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसका, इंटेलेक्चुअली भी और इमोशनली भी। अब कैसे? इन्हांस द एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। नॉवल जो है वो रीडर को एक कॉम्प्लेक्स करेक्टर को के हेल्प से वेराइड करेक्टर, इमोशंस, एक्सपीरियंस और मोटिवेशन देती है, जिसकी हेल्प से जो रीडर है वो कनेक्ट कर पाता है करेक्टर से और एम्पैथी डेवलप कर पाता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाता है और डीपर एप्रिसिएशन दे पाता है डिवर्स ह्यूमन एक्सपीरियंस को। इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। देन आता है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑन सोशल इश्यूज़। अगर हम डिफरेंट नॉवल्स पढ़ते हैं तो हमें डिफरेंट कल्चर, सोशल स्ट्रक्चर्स और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझने का मौका मिलता है, जिससे हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो ब्रॉडर होता है। देन आ जाता है shifting in value and belief. Novel often present a more dilemmas and philosophical reflection that can challenge the reader accepting value and belief. Novel हमेशा ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा फंसे हुए चीज़ें, philosophical thought दिखा दिए, जिससे क्या होता है कि रीडर की जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ होती है ना वो चैलेंज होती है कि अच्छा मैं तो ये सोचता था, बट अच्छा इसमें ये लिखा है, इसने ये चीज़ फेस की, तो ये हो सकता है। वो कॉन्फ्लिक्ट करता है राइट और रॉन्ग के बीच में, क्या सही है, मॉरली क्या चीज़ था, एथिकली क्या ठीक है। तो एक मतलब ऐसा होता है कि उसका बिलीव और वैल्यू जो था वो शिफ्ट हो जाता है। आपने अगर कभी बुक पढ़ी होगी, कोई नॉवल पढ़ी होगी, तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ ज़रूर हुई होगी। ना आता है डिफरेंट आउटलुक ऑन पर्सनल चैलेंजेस। करेक्टर इन नॉवल फेस अ इमेंस पर्सनल चैलेंजेस। जो नॉवल के करेक्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पर्सनल चैलेंजेस फेस करते हैं, जिसमें वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिसीज़न लेते हैं, बहुत ज़्यादा दुख झेलते हैं, इमोशनली ग्रो करते हैं। जो रीडर्स हैं वो उस चीज़ से अपने आप को रिलेट कर पाते हैं और अपने आप के लिए एक डिफरेंट आउटलुक बनाते हैं अपने। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा हो कि आप किसी कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं और वो किसी चीज़ में इमोशनली स्ट्रेंथ दिखा रही है, तो आप भी उस स्ट्रेंथ को फील करते हो कि हाँ मैं भी ये कर सकती हूँ, बिकॉज ये भी तो मेरे जैसी है। तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। देन एस्केपिज्म एंड कॉपिंग मैकेनिज्म। समटाइम नॉवल आपको अ मीन ऑफ स्केप प्रोवाइड करते हैं रियलिटी से। कई बार लोग इसलिए भी पढ़ते हैं नॉवल क्योंकि वो जो डिल्यूजन वर्ड नॉवल ने क्रिएट किया है वो उसमें खोना चाहते हैं, यहाँ से स्किप करना चाहते हैं, जो अलाउ करते हैं रीडर को कि वो एंटर कर सके एक फैंटेसिक वर्ड में। देन इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। नॉवल जो है वो इनकरेज करती है रीडर को कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके राइटिंग के थ्रू और आर्ट और कॉन्वर्सेशन के थ्रू, एक्सप्लोर कर सके इमोशन को, रिलेशनशिप को, फिलोसफिकल आइडियाज़ को। अब यहाँ पे आता है डिस्कस द पोर्ट्री ऑफ ट्रोमा एंड पेन इन आज़ादी अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन। देखो यहाँ पे भी वही है जो पार्ट 1 में मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की थी, मैं इस आंसर को भी दिखा रही हूँ। आई डोंट थिंक सो इसे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत है, बिकॉज इसकी चीज़ें सारी पार्ट 1 वाला जो क्वेश्चन था उससे सेम है। मैं आपको ये आंसर दिखा देती हूँ, आप आराम से वीडियो रोक के इसे पढ़ लीजिएगा। बट हाँ, इसे पढ़ाने का दोबारा कोई ऐसे सेंस है नहीं, बिकॉज वीडियो लंबी ही होगी
और सेम ही चीज़ें हैं, सेम ही मतलब मेन आपको चीज़ें पता होना। देखो नॉवल का आपको ये पता है कि कोर आइडिया क्या है, क्या क्या कैरेक्टर था, क्या चीज़ें हैं, तो फिर यू आर द ग्रेजुएशन स्टूडेंट, यू आर कैपेबल कि आप खुद से लिख कर आ जाओ। बिकॉज अब इतने कैपेबल तो आप हो कि एक एक वर्ड तो रट के नहीं जाओगे। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द थीम एंड आइडिया, एंड आफ्टर दैट यू आर क्वाइट कैपेबल टू राइटिंग द थिंग्स, टू फिलिंग द पेपर। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।